उसके फोन पर घंटियां बज रही थी। आज तारीख 21 मई है और आज की सुबह उस अहम शख्सियत जिसका ताल्लुक एमक्यूएम से रहा है, उसके फोन पर बजने वाली घंटियां उसको ये बता रही थी कि उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है, कि जिसकी गूंज इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई है। रात गए एक साहब जो कि एक बड़े टीवी चैनल के अंदर शो करते हैं, वो शो कर गए, अपनी महफिल में बैठे, और जब वो रात को सोए, सुबह उठे तो उनके मुसलसल फोन पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि वो परेशान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर जब वजह मालूम की तो पिंकी की लिस्ट में उनका भी नाम था। वो कौन सा बड़ा एंकर है, और फिर उसके बाद सूरत हाल क्या बनी। यकदम आईजी सिंध को एक प्रेस रिलीज क्यों जारी करनी पड़ी, अंदर का मामला क्या हुआ है, एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। मगर उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अल्ताफ हुसैन ने जो 2 माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन की थी, वो परसों क्यों होने वाली है, और उसके पीछे किन किन लोगों के बड़े नाम सामने आने वाले हैं। क्या यह हकीकत है कि बहुत सारे बड़े लोगों की शमूलियत उसके अंदर होने वाली है, वजह क्या है, यह भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और तहलका खेज खबर यह दूंगा मैं आपको कि वजीर आजम हाउस में एमक्यूएम के रहनुमा मौजूद थे, लेकिन इस मीटिंग के लिए एक बड़े नाम को दावत नहीं दी गई थी क्या, और मुस्तफा कमाल या पीएससी का विंग वहां पर क्यों मौजूद नहीं था, कामरान तेसूरी वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे। यह खबर भी आज के प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा रहने वाली है। लेकिन प्रोग्राम को आखिर तक आपको इसलिए भी देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इख्तलाफ जो शदीद एतराज़ात हैं वो जहां बढ़ रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहां आकर फंस चुकी है, ये प्रोग्राम में आज का खास हिस्सा रहने वाला है। मगर इन सब बातों के लिए शर्त यह है कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, और कहीं नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के प्रोग्राम का फिर आगाज कर रहे हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आपको देने वाला हूं, इसलिए डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहा हूं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे बड़ी और अहम खबर, पहली खबर, पहला मामला। 20 तारीख को एमक्यूएम का एक आला सतही वफ्द जाकर मिलता है वजीर आजम से। लेकिन जब ये वक्त मिलने के लिए जा रहा होता है, उससे पहले क्या होता है, ये मुलाकात क्या पहले से तय थी, और जब वहां पर इंतजार हो रहा था तो 2 लोगों का नाम जरूर आया, और वो 2 लोग इस मुलाकात के अंदर क्यों नहीं आए, जरा सा माजी में पीछे जाकर देखते हैं। आज से 1.5 माह पहले जब वजीर आजम पाकिस्तान कराची तशरीफ लाते हैं, उनका दौरा बहुत ही ज्यादा मुख्तसर होता है, और उस मुख्तसर से दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर एमक्यूएम का वफ्द जाता है, जिसमें होते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिसमें होते हैं कामरान तेसूरी, जिसमें होते हैं मुस्तफा कमाल, जिसमें होते हैं फारूक सत्तार, जिसमें होते हैं अमीनुल हक। ये मुख्तसर सी मुलाकात होती है। उससे पहले आप जाकर देखिए तो उससे 2 माह पहले वजीर आजम हाउस में एक मुलाकात होती है कि जिसमें यही तमाम के तमाम लोग मौजूद होते हैं। मगर बड़ी ही अहम बात यह होती है कि यहां पर 28वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। यहां पर यह बात आ रही है कि जिसका दावा एमक्यूएम बार बार करती रही है कि आइंदा होने वाली जो भी तरमीम होगी उसके अंदर एमक्यूएम का मौकिफ जरूर डाला जाएगा, यानी बल्दियाती इंतजामात के हवाले से और बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से 141A को जरूर शामिल किया जाएगा। तो क्या 28वीं तरमीम आ रही है? मगर सीन ये था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खबर जो मैं आपको देने वाला हूं, इस मुलाकात के बारे में 1 रोज पहले एमक्यूएम के अहम लोगों को इतला कर दी गई थी कि वजीर आजम से ये एक अहम मुलाकात होने वाली है। एमक्यूएम अपना क्या मौकिफ लेकर जाने वाली थी, मगर उससे बड़ी बात यह थी कि इस मुलाकात के अंदर कौन होगा। निशस्तें कुछ हमेशा से इस तरह रही कि पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरी निशस्त पर कामरान तेसूरी, तीसरी निशस्त पर मुस्तफा कमाल, चौथी निशस्त पर डॉक्टर फारूक सत्तार, 5वीं निशस्त पर अमीनुल हक, छठी पर
कुछ और लोग, वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। मगर अहम मामला ये था कि मुलाकात का जब मालूम था तो इस मुलाकात के लिए जो वफ्द की तश्कील थी वो कैसे हुई, और दूसरा बड़ा मसला, इससे बड़ा ये मसला था कि इस मुलाकात के अंदर वो कौन सी अहम बात की गई कि जिसके बाद अगले ही दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि कौमी इक्तिसादी कमेटी के अंदर उनका नाम डाल दिया गया, जबकि वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर है। वहां पर आमतौर पर मालियाती हवाले से जो मिनिस्ट्रीज होती है उसके अलावा सूबों के अराकीन शामिल होते हैं, मगर इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम क्यों कर डाला गया है, ये वो सवालात है जिसका जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं। सुबह 7 बजे का वक्त था और यकदम से मेरे मोबाइल की घंटियां बजना शुरू हो गई। सुबह 7 बजे मुझे पैगाम मिला कि एक लिस्ट जारी हुई है कि जिसमें वो तमाम लोगों के नाम और पते हैं कि जो लोग पिंकी के साथ वाबस्ता रहे और जो पिंकी के से अफ्यून या कोकेन लेते थे या उसके कस्टमर थे या इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। आपके इल्म में होगा कि इसमें एक अदाकार का पहले नाम आ चुका है, इसमें एक एमक्यूएम के रहनुमा का पहले नाम आ चुका है। लेकिन जब ये लिस्ट मेरे पास पहुंची तो मैंने इसे पब्लिश करने से पहले या इसकी तहकीकात करने का फैसला किया, और जब मैंने ये फैसला किया तो मुझे हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। मगर उस हैरत अंगेज इंकशाफात में क्या क्या चीजें सामने आई वो बताने से पहले मैं आपको 3 लोगों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। एक वो शख्स के जिसका ताल्लुक पहले एनक्यूएम से रहा है, उनके फोन की घंटियां भी बजना शुरू हुई और उनका नाम भी उसके अंदर शामिल था। लेकिन वो नाम क्या दुरुस्त था या नहीं था ये आगे चलकर बता रहा हूं। और उसके साथ साथ ये कि 2 बड़े मीडिया ग्रुप के लोगों के नाम आए, उसमें एक जरार खोड़ो का नाम आया और एक सना बुच्चा का नाम भी आया। उसमें मीडिया ग्रुप के कई लोगों के नाम आए। अब मैं आ रहा हूं आपके पास उस तहकीकात से। इस लिस्ट में जितने लोगों के नाम आए उनमें से अक्सरियत के नाम वो हैं कि जो किसी जमाने में मंशियात जरूर इस्तेमाल करते रहे लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरा बड़ा नुक्ता इसमें यह था कि इसमें कुछ लोगों के वाकई में ठीक नाम आए। मेरी 3 लोगों से बात हुई है जो कि बाकायदा वहां से उससे इस्तेमाल करने के लिए करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई अरसे से वो उन्होंने उससे राब्ता नहीं किया और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी बात यह कि इसमें जो पूरा डेटा दिया गया है ये गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दिया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम और नंबर गलत लिखे हुए हैं। जो नंबर लिखे हुए हैं और जो एड्रेसेस दिए गए वो किसी तौर पर भी उस जगह पर लाए नहीं कर रहे। मगर सवाल बहुत बड़ा और सवाल इंतहाई अहम है कि आखिर ये लिस्ट जारी किसने की, क्योंकि उसके कुछ ही देर के बाद कोई 11 बजे के करीब बाकायदा सिंध पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि जिसमें ये बात कही जाती है कि ये लिस्ट जाली है। अब ये लिस्ट जाली है तो फिर आप बताइए कि 800 लोगों के नाम किस तरीके से दर्ज किए गए, उनके फोन नंबर जिसमें से अक्सर के फोन नंबर दुरुस्त है वो कैसे डाले गए, अक्सर के घर के एड्रेस बिल्कुल ठीक है ये कैसे डाले गए। तो इसका मतलब यह है कि कोई इब्तदाई खाका कहीं से जरूर बाहर निकला है या निकलवाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के अगर इसमें नाम देखें आप तो वो आपको नजर नहीं आएंगे। आपको इसमें जो चीज नजर आ रही है वो मीडिया के उन बड़े टारगेट्स की तरफ नजर आएगा जिनका ताल्लुक कराची से रहा है। आपको कराची के वो पॉलिटिकल किरदार नजर आएंगे कि जो हमेशा से एक्टिव रहे। मगर जब मैंने इसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो कमेटी बनाई गई है वहां से जब मैंने ये इत्तलात ली तो वो खुद इस बारे में परेशान थे कि ये लिस्ट आखिर किसकी तरफ से जारी की गई है। बहुत सारे अहम नामों को जो वहां पर गलत बयान किया गया है। इसमें एक अहम नुक्ता ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको बहुत सारी अहम चीजों को टारगेट करके भी बता सकता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक इस वक्त सिंध के मुशीर हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं इस हवाले से कि वो लोगों को इस पूरी जो एंटी नारकोटिक फोर्स की कमेटी है उसमें उनका बड़ा अहम किरदार नजर आ रहा है और उन्होंने कई हवालों से इसमें तेजी भी लाए। हैरतअंगेज तौर पर उनके नाम को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि बाकायदा कर कर वो तमाम लोग के जो कि इस वक्त ये तमाम चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जो कि इसके खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं उनके खिलाफ ही नाम बाकायदा इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है। ये लिस्ट यकीनी तौर पर जितनी मालूमात के मुताबिक बनाई गई है और जो डेटा लिया गया है वो यकीनी तौर पर इब्तदाई डेटा किसी के पास मौजूद होगा लेकिन बाद में इसके नाम इसमें डाले गए हैं। पुलिस अब तक ये बात मालूम नहीं कर सकी है कि ये लिस्ट आखिर कहां से आई है, मगर पुलिस का ये दावा है कि जो कोई भी इस लिस्ट को चलाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अभी तक रियल डेटा और हकाइक पर मबनी वो डेटा ना ही पुलिस ने कहीं पर जमा करवाया है, ना ही सिंध असेंबली के अंदर हमारे मौजूद बहुत ही एहतराम के काबिल एमक्यूएम के रहनुमाओं ने बड़ी जानदार तकरीरें की, और उससे भी ज्यादा मौजूद जिसे समझ लीजिए आप, यानी कि जिया लंजार जो कि वजीर कानून और जो वजीर दाखिला भी है, उन्होंने सिर्फ एमक्यूएम पर तनकीद करने के अलावा उस पूरी प्रेस अपनी जो असेंबली के अंदर का सेशन हुआ उसमें नहीं दिया। दर हकीकत होना यह चाहिए था कि इस पूरी लिस्ट को असेंबली के अंदर जारी होना चाहिए था। जब हमने इस हवाले से राब्ता किया और एक बहुत बड़ी आला कायदत से मालूमात हासिल की, तो उन्होंने कहा कि हम ये लिस्ट जारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम असल में क्रिमिनल उसको समझते हैं कि जो कि बेच रहा था, हम उसे विक्टिम समझते हैं, यानी हम उसे मजलूम समझ रहे हैं कि जो खरीद रहा था वो तो नशे का आदी हो गया था, वो मजलूम है, और हम उनका नाम जारी नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध असेंबली के अंदर खड़े होकर ये ऐलान करती है कि जनाब ये लिस्ट हम जारी नहीं करेंगे, तो अब सवाल ये बनता है, तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर जेरे इंतजाम काम करने वाले इदारों की तरफ से ही जारी की गई, या फिर किसी ने उनके डेटा को चोरी किया और फिर उसे चीजों को तब्दील किया? इस वक्त ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किस किस की पगड़ियां उछालने का ये काम किया जा रहा है और किस किस से ये पगड़ियों के मामला तय किए जा रहे हैं। पहली खबर ये हो गई। तो अभी तक इस लिस्ट के असली होने पर कई शुकूक इसलिए क्योंकि मैंने तमाम के तमाम नाम चेक किए, इनमें से अक्सर के फोन नंबर गलत लिखे हुए हैं जो इस वक्त वो एग्जिस्टिंग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और दो अक्सर के एड्रेसेस गलत लिखे हुए हैं। वो जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसमें से कई लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर गलत लिखे हुए हैं। मैं आपको उन शनाख्ती कार्ड नंबर को दिखा भी सकता हूं, लेकिन पिछली बार हुआ यह था कि जब मैंने एक शनाख्ती कार्ड नंबर के हवाले से इस तरह का डेटा रिलीज किया था, तो उसके बाद यूट्यूब पर मुझ पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था कि मैं किसी की जाती मालूमात को शेयर कर रहा हूं, इसलिए वो डेटा मैं आपको दिखा नहीं रहा। मगर मेरे पास यह है और मैं दावे के साथ इस सारी बात को साबित कर सकता हूं कि इसमें से काफी चीजें गलत है। ये मैं आपको बता सकता हूं। असल मालूमात किसके पास है? ये हुकूमत का काम है, ये इंतजामिया का काम है कि वो इसको रिलीज करे, या फिर हुकूमत अपने मनमाने तरीके से इसको रिलीज कर रही है, तो वो भी गलत है। अगली खबर और बड़ी खबर की तरफ आपके पास आता हूं। बहुत अहम मामला यह है कि एमक्यूएम लंदन का, और एमक्यूएम लंदन का बड़ा मामला यह हुआ है कि एमक्यूएम लंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये पहले से बार बार कहा जा रहा था कि एमक्यूएम लंदन ने, आपको याद होगा कि आज से 2 माह पहले ये बात आई थी कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से और अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से ये बात सामने आई थी कि वो तमाम लोग के जो कि अपने घरों में बैठे हुए, जो इस वक्त किसी और जमात का काम नहीं कर रहे, अगर वो एमक्यूएम लंदन में या अल्ताफ हुसैन के साथ दोबारा आना चाहते हैं तो वो अपने माफीनामे जमा करवाए। जिसके बाद ये खबरें बहुत ज्यादा आई थी कि बहुत सारे लोगों ने अपने माफीनामे जमा करवाए। उसके बाद ये खबरें भी आई थी कि बहुत सारे साबिक एमपीए भी हैं कि जिन्होंने माफीनामे जमा करवाए, और उसके बाद ये ऐलान हुआ कि जिन्होंने माफीनामे जमा करवाए उन्हें बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उन सबको बाकायदा इसमें शमूलियत की बात कही जाएगी। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी हुआ था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका और ईरान में होने वाली झड़पों के बाद और उस वक्त के माहौल के बाद वो खत्म कर दी गई थी। मगर अब 23 तारीख को, आज 21 तारीख है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 23 तारीख को मैं आपको बड़ी वाजे बता रहा हूं अभी से कि एमक्यूएम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसके बाद एमक्यूएम लंदन पर तनकीद करने वाले कई लोगों ने यह बात चलाना शुरू की कि कई बड़े नामों में वासिफ जलील और दीगर लोग हैं कि जो एमक्यूएम में शामिल हो सकते हैं। मगर जब हमने इस हवाले से तहकीकात की और जब हमने इस हवाले से मालूमात की, तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो बातें चलाई जा रही है उसमें से काफी दुरुस्त नहीं है। एमक्यूएम लंदन बहुत अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उन्होंने अमेरिका में मौजूद तमाम सहाफियों को न सिर्फ दावत दी है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद कई सहाफियों को ये कहा गया है कि वो बराह रास्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं और अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बहुत अरसे बाद हो रही है। अब इसमें क्या ऐलानात होने वाले हैं उसमें से कुछ मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं उनके सस्पेंस थोड़ा सा बरकरार रहे। वो खुद ही उस हवाले से अगर ऐलान आप करें तो वो जरा सा मुनासिब रहेगा, और वो क्या बात करते हैं वो जाहिर है आपके सामने आ जाएगी। मगर उससे अहम नुकता यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द को वजीर आजम से मुलाकात के लिए जो वक्त मिला था, एमक्यूएम ने खुद ये वक्त मांगा था, और खास तौर पर उनके जो मामला थे जिसमें आइंदा के वफाकी बजट के अंदर कराची और दीगर जगहों पर बजट इस्तेमाल करना है, उस हवाले से था। हैरतअंगेज तौर पर इस मालियाती साल के लिए एमक्यूएम को जो बजट रिलीज किया गया था वो 20 अरब रुपए के करीब था, और 25 करोड़ रुपए हर एमएनए को मिले हैं। ये बजट लैप्स होने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त रह गया है, यानी कि
31 जून को ये बजट लैप्स हो जाएगा। एमकेएम के कई लोगों ने इस बजट का भरपूर इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ लोग अब तक इस बजट को इस्तेमाल नहीं कर सके। एमकेएम की दरख्वास्त ये थी कि जनाबे वाला इस बजट को अगले बजट के साथ मुंसलिक किया जाए और अगले साल का उनको इजाफी बजट दिया जाए। अब इस हवाले से एमकेएम ये मुलाकात चाहती थी वजीर आजम से भी और दीगर और मामला से भी, और भी बहुत सारे मामला थे। इस हवाले से एमकेएम की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ये बात सामने आई थी कि भाई इस हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया जाए। हुआ ये था कि वजीर आजम खुद मुख्तलिफ दौरों पर थे, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद नहीं थे, लेकिन अब यह वक्त था क्योंकि वजीर आजम को अगले 2 दिनों के बाद मुल्क से फिर बाहर जाना है, तो एमकेएम ने कोशिश की कि ये वो वक्त लेने में कामयाब हो जाए। गुज़िश्ता रात को 2 दिन पहले एमकेएम को वक्त मिल गया और एक मुख्तसर वक्त, लेकिन वो वक्त मिल गया। इस हवाले से एमकेएम ने फैसला किया कि वो तमाम लोगों को शामिल रखेगी, लेकिन कामरान टेसूरी जो कि पहले दोनों मुलाकातों के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा, मौजूद थे, इस बार मौजूद नहीं है और वो तुर्की के अंदर मौजूद है, लेकिन उन्हें इस हवाले से इन्फॉर्म किया गया और ये सारी बातें हुई। बिल्कुल ऐन मौके पर मुस्तफा कमाल साहब को भी इतला दी गई, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद ये तासुर एक बार फिर सामने आना शुरू हुआ कि एमकेएम की मुलाकात के अंदर पीएसपी ग्रुप शामिल नहीं है और पीएसपी ग्रुप वहां पर नहीं आया है और वाकई में नहीं आया था। और उसके बाद अहम नुकता यह हुआ कि एमकेएम के चेयरमैन, एमकेएम के कन्वीनर और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को कि वो कमेटी के जिसे सीईसी कहा जाता है और जिसे खास तौर पर एकिक भी कहा जाता है, और उसमें होता यह है कि इकोनॉमिक वो फोरम होता है कि जो एनएफसी से लेकर दीगर मालियाती उमूर को तय करता है, उसमें एमकेएम की शमूलियत को शामिल किया गया है और इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी को शामिल किया गया है। ये वही कमेटी है कि जो कि पॉलिसी साजी के हवाले से, एनएफसी के हवाले से और सूबों को फंड ट्रांसफर करने के अलावा दीगर मामला पर बात करती है। अहम बात यह है कि एमकेएम को इसका हिस्सा बनाया गया है, लेकिन एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ही वो तमाम ओहदे ले रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब इस ओहदों से माइनस है, यानी कि बाकी मुस्तफा कमाल साहब भी क्या अगर चाहा जाता तो इसके अंदर ज़ाहिर है, इसके अंदर होता यह है कि इसके अंदर आमतौर पर फेडरल कैबिनेट ही होती है। फेडरल कैबिनेट में ये हो सकता है, लेकिन एक इजाफी तौर पर आपके यहाँ पर पार्टी की नुमाइंदगी के लिए या दीगर जगहों के लिए फारूक सत्तार या दीगर लोगों के नाम या अमीनुल हक का नाम या मुस्तफा कमाल खुद फेडरल मिनिस्टर है वो भी इसमें शामिल किया सकते थे, लेकिन आपको मालूम है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही हर जगह पर बड़ी अहम पोजीशन लेते हैं, तो उन्होंने ये पोजीशन ले ली। और ये मुलाकात मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अगले चंद दिनों के अंदर इस मुलाकात का असर आपको नजर आएगा और एक बार फिर एमकेएम और पीएसपी आमने सामने आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर शदीद इख्तलाफात और अंदरूनी बड़े शदीद इख्तलाफात हो गए। 28वीं तरमीम की जहां गूंज आना शुरू होती है, वहीं पर यह बातें शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, मगर दर हकीकत मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त जरूरत वफाक के अंदर और वफाक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी को वफाक की जरूरत मौजूद है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इतलात मेरे पास ये आ रही है कि जो मेरी मालूमात है कि वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले लिया गया है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर बल्कि कैबिनेट के लेवल पर भी शदीद इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। शाहराह भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफ्तिताह करने के लिए जा रही है 22 तारीख को, और उसके लिए उन्होंने एक बड़े जलसे का भी इनेकाद किया है, मगर देखा यह जा रहा है कि आखिर शाहराह भुट्टो बनाया किसने, उस पर शदीद इख्तलाफात मौजूद है। हर शख्स इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह तौर पर मुराद अली शाह एंड ग्रुप एंड शजील एंड ग्रुप जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहा है। मेयर कराची और शजील नामनेमन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये इख्तलाफात की शिद्दत तेजी के साथ आ रही है, और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये मुहिम बहुत शिद्दत के साथ पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोर है। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो करप्शन की पूरी एक कहानियां सामने आई हैं, जो कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, पूरे सूबा सिंध के साथ महरूमियों का शिकार होना, ये वो सब चीजें हैं कि जो सबके सामने मौजूद है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब दावे हजार बार किए जाए, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नीचे की क़यादत है वो शायद बिलावल भुट्टो को भी ये समझाने में कामयाब हो गई है कि जनाब ये जो करप्शन के हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, दर हकीकत ये इल्ज़ामात सारे के सारे इसलिए लगते हैं कि हम एनएफसी को दे दें। ये एक सियासी एंगल है, ऐसा नहीं है कि बिलावल को नहीं मालूम होगा कि जनाब ये जो करप्शन की पूरी दास्तानें रकम हो रही हैं वो उन्हें उनके इल्म में नहीं होगा। ये सिलसिला बदस्तूर यहाँ पर जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतजामी मामला पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये
बात वजीर आला सिंध का कहना कि 300 अरब रुपए कराची शहर पर इस मालियाती साल में लगाए गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वाकई में 300 अरब रुपए लगाए गए तो आपको अंदाजा होगा कि 3 खरब रुपए के अंदर शहर कहां से कहां पहुंच सकता है। मगर फिर वही इंतजामी बदहालियां और फिर करप्शन की दास्तानें इस शहर को काम करने से रोक रही है। यहां तक कि अभी पिछले दिनों जो यहाँ ये बात कही गई थी कि भाई ये जो बीआरटी का मंसूबा यूनिवर्सिटी रोड का मामला है, वहां पर सड़कें जो साइड की सड़कें हैं वो सही तामीर की जाएगी। हैरतंगेज तौर पर एक हफ्ते पहले तामीर की जाने वाली वो सड़क बैठ चुकी है और वहां पर बदस्तूर यही सूरत हाल है। मामला इंतहाई गंभीर है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने हम आपको लम्हा बल हम आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।